तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एस ने सिंथिया को हरा दिया है और उसके अनबीटेबल गार्चोम्प को डिफीट कर दिया है एस के लुकारियो ने। और कई सारे फैंस इससे डिसएग्री कर रहे हैं कि वो इतनी ईजिली नहीं हार सकता। तो मैं आपको बता दूं कि वो ईजिली नहीं हारा, वो काफ़ी टफ था। इसके लिए मैं लाया हूँ कई सारे रीजंस जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा हम बात करेंगे पूरे मैच की कि पूरे मैच में एस का लुकारियो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एस का लुकारियो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि उसने सिंथिया के गार्चोम्प को डिफीट कर दिया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए पहले देते हैं इसको रेटिंग। तो एनिमेशन में देता हूँ 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि यार मैंने इससे पहले डीमन स्लेयर की एनिमेशन देख ली थी, जिस कारण से ये एनिमेशन मुझे काफ़ी फीकी लगी। बैटल को दूंगा मैं 7 पॉइंट्स, क्योंकि यार बैटल तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई गई। जिस हिसाब से ये बैटल थी उन बैटल के हिसाब से तो ये बैटल कुछ भी नहीं है। और एपिसोड को मैं दूंगा 9 मार्क्स, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो पहले बात करते हैं टोगेकिस की परफॉर्मेंस की। तो टोगेकिस डायनामिक्स होने के बाद उसने एक एज टीम उसको हिट कर पाया, जो एक उसे नॉर्मल डैमेज देगा, यानी कि एक मान सकते हो कि उसको एक हाइपर बीम लगी है किसी पोकेमोन को। अगर वो पोकेमोन पावरफुल होगा या फिर एस होगा तो सर्वाइव कर ही जाएगा। वो सिर्फ इतना डैमेज दे पाया, क्योंकि लुकारियो पे फ्लाइंग टाइप मूव नॉर्मल डैमेज देते हैं, ना कि सुपर इफेक्टिव डैमेज। बल्कि हाइपर बीम में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, उससे भी थोड़ा कम डैमेज मिलता है। और दूसरा मूव लगा था ब्रेव बर्ड, जिसका डैमेज तो मुझे लगता ही नहीं कि बिल्कुल भी मिला होगा, क्योंकि यार ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं कि लुकारियो को हर्ट भी हुआ है ब्रेव बर्ड का। तो बात करते हैं लुकारियो की। तो लुकारियो ने टोगेकिस को कैसे डिफीट किया। तो उसने सबसे पहले बुलेट पंच का यूज़ किया, जाइंट और स्पीयर मारा। ये दोनों ही मूव काफ़ी पावरफुल हैं और टोगेकिस को थोड़ा डैमेज तो दे सकते हैं। और ये डायनामिक्स टोगेकिस के ऊपर ही भारी पड़ गए, क्योंकि बुलेट पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव है टोगेकिस के लिए। उसके अलावा वो मेगा इवॉल्व हो चुका था उस टाइम पे, तो ये थोड़ा ज़्यादा डैमेज तो दे सकता था। तो उसके बाद मारा जाइंट और स्पीयर, जो ओरा के साथ बना था, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव है। लेकिन टोगेकिस के लिए ये मूव कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस पर 4 टाइम रेजिस्ट है। और 4 टाइम रेजिस्ट का मतलब वो डैमेज भी बहुत ही कम होगा या फिर डैमेज ही नहीं होगा। और एक तो डायनामिक्स फॉर्म में था यार टोगेकिस, तो सर्वाइव करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और उस मूव के लगने के बाद वो डायनामिक्स से नॉर्मल फॉर्म में इसलिए आया कि डायनामिक्स सिर्फ 3 मूव तक चलता है, इसलिए वो नॉर्मल फॉर्म में आया, ना कि उसका डैमेज खाने के बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आया। अब ये कह सकते हैं कि टोगेकिस ने सिर्फ लुकारियो को पावरफुल बना दिया, क्योंकि उसका जब एक बार एस टीम लगा भी तो लुकारियो का ओरा एक्टिवेट हो गया। और ओरा एक्टिवेट तभी होता है जब खतरा हो। बस रिहान वाला मैच छोड़ दिया, रिहान का मैच में मैच ही नहीं मानता, उसमें सिर्फ टाइम पास हुआ था। उसके अलावा कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा कि लुकारियो पे जब ज़्यादा डैमेज पड़ने लग जाता है या फिर ज़्यादा सीरियस कंडीशन आ जाती है बैटल की, तब जाके उसका ओरा रिलीज होने लगता है, जिससे वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। और वही हमें देखने को मिला टोगेकिस वाले मैच में। टोगेकिस का एयर स्टीम लगने के बाद उसने एस के ओरा को कैच किया और एक ऐसा बॉन्ड बनाया जिससे वो ओवर पार कर गया एयर स्टीम मूव को भी। चलो मानते हैं टोगेकिस नॉर्मल फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ चुकी है, जिससे लुकारियो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ब्रेव बर्ड काफ़ी फास्ट मूव है, जो अगर उसको हिट हो जाता तो वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन लुकारियो के पास डबल टीम जैसा मूव है, जिसने उसे यहाँ पर बचा लिया, लेकिन उसकी स्पीड अभी भी कम नहीं हो रही थी, वो वापस आ रहा था, यानी कि ब्रेव बर्ड मूव खत्म हो चुका था। उसका छोटा सा इफेक्ट ही हमें दिखाया गया, क्योंकि टोगेकिस काफ़ी फास्ट हो गया था, इसलिए वो अपने को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लुकारियो ने अपने बुलेट पंच का यूज़ करा, जो स्टील टाइप मूव है, सुपर इफेक्टिव रहेगा उसके ऊपर, फास्ट मूव है। इसके अलावा मेगा लुकारियो मार रहा है, और सबसे बड़ी बात उसके ओरा पावर भी है, और उसकी एबिलिटी भी ये काम करती है जो इस मूव को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। उसकी एबिलिटी होती है अडेप्टिबिलिटी, जिससे आपका पोकेमोन अपना सेम टाइप का मूव अगर मारेगा तो वो 1.5 से 2x का ज़्यादा डैमेज दे सकता है। अब इतनी सारी कंडीशन लगने के बाद टोगेकिस तो यार बिल्कुल नहीं बचने वाला था, तो वहाँ पर यही होता है। तो अब आ चुका है गार्चोम्प, जिसने सरफेस से काफ़ी अच्छी बैटल की थी। एक चैंपियन लेवल के पोकेमोन से काफ़ी अच्छी बैटल करने के बाद वो अभी भी यहाँ खड़ा है। यही बहुत बड़ी बात है कि वो इतने खतरनाक पोकेमोन से लड़के आया है। अब मैं बता दूं कि सरफेस कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तो फैंस कह रहे हैं कि यार वो थोड़ा अंडररेटेड हो चुका है या फिर काफ़ी वीक है, दिखाया गया है थोड़ा पावरफुल, ऐसा नहीं है। उसने गेम में प्रूव करके दिखा दिया है। जो पोकेमोन की ऑफिशियल गेम है उसने सरफेज को काफ़ी पावरफुल बता दिया है, और राइटर ने भी कह दिया है कि सरफेज मेगा लुकारियो के इक्वल हैगा, अगर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात कर रहा है तो यानी सरफेज यार एक मेगा पावर के बराबर आ चुका है। लेकिन लुकारियो यहाँ पर पावरफुल इसलिए है क्योंकि लुकारियो के पास काफ़ी सारी नई पावर्स हैं, जैसे कि ओरा, मेगा एवोल्यूशन, अडेप्टिबिलिटी। इन सब के साथ मिलकर लुकारियो एस का एस बन जाता है, वरना गेंगार, लुकारियो, पिकाचू और सरफेज ये चारों पोकेमोन इक्वल हैं। बस कुछ कंडीशन ही है जो इन्हें अलग अलग ताकत देती है अलग अलग जगह पे। उनकी परफॉर्मेंस का अंतर सिर्फ सिचुएशन से आता है, ना कि उनकी पावर से। अगर इनकी बैटल हुई तो फिर इनमें सबसे ज़्यादा ताकत सरफेज ही निकलेगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अगर एस बीच में ना दखल अंदाजी दे तो लुकारियो और सरफेज इक्वल पावरफुल रहते हैं।
और गार्चोम्प ने ये प्रूव कर दिया है कि वो 2 लुकारियो को तो डिफीट कर ही सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि इतनी सारी कंडीशन लग चुकी है कि मेगा पावर, ओरा पावर, अडेप्टिलिटी एबिलिटी, इसके अलावा गार्चोम्प के मूव, गार्चोम्प ड्रैगन क्लो जैसे मूव मार रहा था और स्केल सोर्ड जैसे मूव, ये दोनों ही ड्रैगन टाइप मूव है और जो लुकारियो पे रेजिस्ट रहते हैं। और वहीं पर लुकारियो जो स्टील टाइप या फाइटिंग टाइप मूव मार रहा था जो उसके ऊपर नॉर्मल डैमेज देंगे। इसके अलावा उसकी अडेप्टिलिटी एबिलिटी जो उसको सुपर इफेक्टिव मूव तक बना सकती है। इसलिए गार्चोम्प के ऊपर ज़्यादा असर दिखाया जा रहा था, उसके फेस के इंप्रेशन ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहे थे दोनों सेम मूव मारने के बाद भी। इससे आप ये कह सकते हैं कि लुकारियो के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज थे गार्चोम्प के खिलाफ, लेकिन फिर भी गार्चोम्प ने उसको ज़मीन पे ला के रख दिया, जिससे आप कह सकते हैं कि गार्चोम्प वीक नहीं दिखाया गया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। और अगर उसकी मेगा पावर होती तो यहाँ पर शायद गार्चोम्प बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता और शायद उसे ओवर पावर कर देता, लेकिन रिजल्ट तब भी सेम होता क्योंकि एंडिंग में ऐश ने एक अलग ही मूव खेला जो था रिवर्सल वाला। ये मूव काफ़ी कमाल का होता है। अगर आपके पोकेमॉन की पावर बहुत ही ज़्यादा कम है तो ये मूव काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला है। तो यहाँ पर लुकारियो यार खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो सोचो कि लुकारियो के कितनी कम पावर बची होगी जिससे ये मूव कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। और ये मूव लगते के साथ ही आपको पता है रिजल्ट क्या आया। हाँ यार, यहाँ पर गार्चोम्प हार गया। गार्चोम्प का मेगा गार्चोम्प भी होता ना, अगर इस सिचुएशन में होता तो वो भी इस मूव को सर्वाइव नहीं कर पाता। मैं सिर्फ मूव की बात कर रहा हूँ, पूरी बैटल की बात नहीं कर रहा। अगर मेगा गार्चोम्प स्टार्टिंग से होता तो ये सिचुएशन आती भी नहीं। तो ये थे कुछ कारण जो मुझे लगता है जिस कारण से लुकारियो यहाँ पर जीत जाता है और गार्चोम्प यहाँ हार जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करके ओपिनियन शेयर कर सकते हैं।